बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर के साथ। निगरान वजीर आला सैयद मोहसिन रजा नकवी के बड़े फैसले। पंजाब में सिविल और पुलिस इंतजामिया में तब्दीलियां। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल और आईजी आमिर जुल्फकार खान तब्दील। जाहिद अख्तर जमान को चीफ सेक्रेटरी लगा दिया गया। उस्मान अनवर नए आईजी पंजाब तैनात। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। निगरान वजीर आला सैयद मोहसिन रजा नकवी के बड़े फैसले। पंजाब में सिविल और पुलिस इंतजामिया में तब्दीलियां कर दी गई हैं। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल और आईजी आमिर जुल्फकार खान तब्दील हो गए हैं। जाहिद अख्तर जमान को चीफ सेक्रेटरी लगा दिया गया। उस्मान अनवर नए आईजी पंजाब तैनात कर दिए गए। अब खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। गुज़श्ता रोज मुल्तान समेत मुल्क भर में बिजली का बड़ा क्रैकडाउन। बिजली से चलने वाले सब कारोबार ठप हो गए। रोजमर्रा के अमूर समेत कारोबार शदीद मुतासिर हुआ। मजीद जानते हैं हसन मलिक से। जी बताइएगा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल कल पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में हुआ, जिसकी वजह से शहरियों के साथ साथ कारोबारियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कारोबारी हजरात के मुताबिक उनका कारोबार ना होने के बराबर रहा। हम इस वक्त एक खरादिये की दुकान पर मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी आप बताइएगा कि कल लाइट ना होने की वजह से आपका कारोबार कितना मुतासिर रहा है? बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है। कुछ नहीं कर सके, दिहाड़ी वाले बंदे हैं, क्या करें हम, क्या लेके जाएं घर, बच्चों को क्या दें। नहीं लगा तो खाली हाथ चले गए वापस। शुक्र अदा कीजिए। बिल्कुल लाइट ना होने की वजह से कारोबार जीरो रहा और हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सके। हमारे साथ यहाँ पर कुछ गाहक भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी आप बताइएगा कि आप क्या काम करवाने आए हैं और लाइट ना होने की वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना रहा है? समान नहीं आए पे इन्हें को वेल्ड करावना, वेल्ड की वजह से सारा निजाम धर्म भरम कर जाड़ी ताड़ी त्रुट गई है। उन्हें गरीब बंदा किधे मरे। ये तो भाई वेल्ड करे थी ते वाला अपन जान छुटती जे लाइट क्या ना होती, वेल्ड क्या करे थी। बीमार होने के बावजूद यहाँ पर वेल्ड करवाने आए हैं, लेकिन लाइट ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हम हुकाम बाला से ये इल्तमास और ये गुजारिश करते हैं कि वो लाइट की सूरत हाल को यकीनी बनाएं ताकि गरीब अपना पेट पाल। अब खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। मुजफ्फरगढ़ में बिजली के ब्रेकडाउन के असरात अभी भी जारी। शहर के तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहे। ताजर बरादरी शदीद परेशान। मैपको हुकाम के तमाम तर दावे धरे के धरे रह गए। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आगाह कीजिएगा, ताजर बरादरी का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में कल की ब्रेकडाउन के बाद एक बार फिर कल जैसी ही सूरत हाल है और शहर में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। जो कारोबारी हजरात हैं उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरगढ़ पूरे शहर में कल तकरीबन 98% जो थी वो 14 घंटे बिजली बंद रही और अब फिर वही सूरत हाल पैदा हो चुकी है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है जी कारोबार पे। जी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। बिजली हमारे पास है नहीं, ये सारा काम बिजली से चलता है। कल भी ऐसे ही आए थे, ऐसे ही चले गए। आज भी बिजली की आंख मचोली है, हम बहुत परेशान हैं। कौन कौन से इलाकों में बिजली बंद रही? पूरे पाकिस्तान में बिजली बंद है। मुजफ्फरगढ़ के कौन कौन से इलाके? मुजफ्फरगढ़, पूरा मुजफ्फरगढ़ बिजली से महरूम है। कल भी बिजली मुकम्मल बंद रही और आज भी बिजली की आंख मचोली आ रही है और जा रही है बिजली। अच्छा, अब सुबह से क्या सूरत हाल है? सुबह कितने बजे लाइट आई थी और कितने बजे दोबारा बंद हुई? सुबह अभी थोड़ी देर पहले लाइट आई थी, कुछ ही देर आई थी, फिर चली गई है। अभी तक लाइट नहीं है। जी बिल्कुल, सूरत हाल कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है कल की निस्बत। कल जो बिजली का ब्रेकडाउन हुआ वही सूरत हाल दोबारा पैदा हो चुकी है। मुजफ्फरगढ़ के कारोबारी हजरात हों, ताजिर हों, आम शहरी हों, जिनका काम जो है वो सिर्फ चलता ही बिजली से है, वो खासी परेशानी के शिकार हैं। और शहरियों का ये कहना है कि सारी रात अंधेरे में गुजारी और पानी के हसूल में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हर तबका बिजली की परेशानी से परेशान है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं मुल्तान में तरक्याती मंसूबों की सुस्तरवी के हवाले से। खस्ता हाल सड़कें मुल्तानियों का मुकद्दर बन गई। मुल्तान में तरक्याती मंसूबों के बाइस रोड खस्ता हाली का शिकार। सूरज मियानी रोड शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। ट्रैफिक भी तातुल का शिकार रहने लगी। मजीद बता रही हैं सुहिरा तारिक। औलिया की सड़कों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुल्तान के बेशतर रोड जो हैं वो तामीराती कामों के नाम पर बंद पड़े हुए हैं। इस वक्त हम सूरज मियानी रोड पर मौजूद हैं और तकरीबन 2 साल होने को आए हैं। रोड की मरम्मत का काम जो है वो नहीं हो सका है। रोड पर जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आप देख
सकते हैं ट्रैफिक को गुजरने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। धूल मट्टी की वजह से जो इर्द गिर्द दुकानें हैं, लोगों का कारोबार वो मुतासिर हो रहा है। जैसा कि यहाँ पर सब्जी की दुकानें हैं, आटा चक्की है, पानी की दुकानें हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सड़क की वजह से क्या परेशानी है? हाँ जी, सड़क की वजह से हम बहुत परेशान हैं। गाहक नहीं आता, गाड़ी वाला हमारा बिल्कुल गाहक नहीं आ रहा। सड़क टूटी पड़ी है तो मुरम्मत कर नहीं रहे। अब पत्थर डाल दिया, लोग कहते हैं जी अभी गर्मियों को डालेंगे। बताओ अब गर्मियों को ये लोग डालेंगे, हमारा क्या हाल हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, ये रोड कब से खराब पड़ी है? बाजी ये 2 साल से रोड खराब है और ये अब आगे इन्होंने रोड वगैरह डाला है। अब इसके बाद जो ये लोग डाल नहीं रहे, लोग पीछे तो सब डल गए, इधर भी लोग रोड वगैरह बन गए। यही नहीं बन रहा, ये बनेगा तो रोड पे कोई कारोबार होगा, कोई आने जाने वाला सहूलत पकड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ पर आप ट्रैफिक की सूरत हाल भी जैसा कि देख सकते हैं कि निज़ाम जो है वो बिल्कुल दरम भरम हो चुका है। वहीं पर जो दुकानदार हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि इस रोड की खराबी की वजह से यहाँ पर कस्टमर्स ने आना को छोड़ दिया। दुकानदार और शहरी दोनों परेशान हैं। सुहिरा तारिक आप हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। रहीम यार खान एयरपोर्ट के करीब शहर भर की गंदगी फेंकी जाने लगी। एयरपोर्ट और रेलवे लाइन के दरमियान कूड़ा करकट के ढेर, गंदगी के ढेर परिंदों की आमाजगाह बन गए। एयरपोर्ट पर जहाज उतरने और चढ़ते हुए परिंदों के टकराने का खतरा लाहक हो गया। मजीद जानते हैं आसिम सदीक से। ये वो खतरनाक जगह है जो रेलवे लाइन और एयरपोर्ट के बिल्कुल दरमियान में ये जगह है। तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की ये पट्टी है जिसमें गंद डाला गया और ये गंद रोजाना की बिना पर यहाँ पे डाला जाता है और यहाँ पे स्मेल इतनी है कि यहाँ पे खड़ा होना मुहाल है। पूरे शहर का गंद यहाँ पे डाला जा रहा है। ये अनऑफिशियल फ्रेश डिपो बनाती है और उसके ज़्यादा ये खतरनाक जगह किस वजह से है, क्योंकि एयरपोर्ट बिल्कुल ये साथ ये बाउंड्री वाले एयरपोर्ट की ये रनवे है और यहीं साथ इसका टर्मिनल भी है और ये फ्लैश डिपो है। और ये देखें कितने बड़े बड़े परिंदे यहाँ पर मौजूद हैं और ये परिंदे यहाँ से उड़ते हैं तो यह फ्लाइट यहाँ से गुजरेगी तो उसके साथ टकरा सकते हैं और बड़े हादसे का सबब भी बन सकते हैं और आसमान पर भी मंडलाते रहते हैं, क्योंकि इसी गंद की वजह से यहीं से वो खुराक हासिल करते हैं। उनका मुस्तकिल डेरा सिर्फ इस तरह के परिंदों का नहीं मगर मुख्तलिफ किस्म के परिंदे जो बड़े बड़े हैं उनके परिंदों का ये आमाजगाह बन चुकी है और इंतहाई ख़तरनाक बाइस है, क्योंकि सड़क भी ख़त्म हो चुकी है। सड़क के दूसरे किनारे की तरफ भी ये गंद ऐसा ऐसा उड़ उड़ के वहाँ पर भी पहुँच गया है और ये साथ ये पूरी पट्टी आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी पट्टी ये गंद में डूबी हुई है और ये इंतहाई ख़तरनाक है। किसी भी वक्त कोई जहाज़ हादसे का सबब भी बन सकता है, मगर अनऑफिशियल फ्लैश डिपो है। पूरे शहर का गंद यहाँ पर लाकर फेंका जाता है, प्राइवेट लोग भी फेंक रहे हैं, ज़िला कौंसिल की तरफ से फेंका जा रहा है, जो इंतहाई ख़तरनाक बात है। इसका सफाई नहीं की जा रही क्योंकि एयरपोर्ट के नज़दीक होने की वजह से जो बड़े बड़े परिंदे यहाँ पर आ रहे हैं, जो हवा में उड़ रहे हैं, फ्लाइट के साथ टकरा सकते हैं। हादसे का सबब सड़कों पर मौजूद गड़े हादसात का बड़ा सबब डेरा गाजी खान रेलवे रोड का गड़ा वबाले जान बन गया। हादसात की शरह में इजाफा होने से शहरी परेशान। मजीद अपडेट करेंगे आशिर इशफाक। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के मेन रोड रेलवे रोड पर मौजूद हैं। गुज़िश्ता कई रोज से इस सड़क पर सीवरेज लाइन बैठने से बायस गड्ढा मौजूद है और इस गड्ढे को फिल करने के लिए कोई इकदाम जो है वो यहाँ पर नहीं किए गए हैं। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो सूरत हाल ये है कि ये गड्ढा गहरा भी है और चौड़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा है और इसको फिल करने के हवाले से कोई इकदाम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, ट्रैफिक का फ्लो इस सड़क पर काफ़ी ज़्यादा रहता है। किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा जो है वो रूनुमा हो सकता है, हादसा हो सकता है। स्कूल के बच्चे भी इस सड़क को इस्तेमाल करते हैं, दफातर जाने के लिए शहरी इसी सड़क को इस्तेमाल करते हैं और काम काज के लिए मेन इसी सड़क पर आते हैं और साथ ही कचहरी रोड है और मेन घंटा घर की तरफ भी यही सड़क जाती है, इससे टर्न होकर जाती है। लोगों को जो है कोई भी किसी भी किस्म का यहाँ पर गड्ढा जो है नुकसान दे सकता है। अभी तक इसको फिल करने के हवाले से कोई इकदाम यहाँ पर नहीं किए गए हैं, जिसके बाद लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है, परेशानी का सामना करना पड़ा है। शहरियों से जब हमने बात की है तो शहरियों का यही कहना है कि इस गड्ढे को जल्द से जल्द फिल किया जाए ताकि आवाम की जो मुश्किल। साबिक सूबाई वजीर सईद अकबर खान नोवानी की निगरान वजीर आला सईद मोहसिन रजा नकवी को मुबारकबाद। कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम करते हैं। मजीद जानते हैं असलम प्लोट से। जी असलम, आगाह कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, बखर में निवानी ग्रुप ने मुतवक्के आइंदा इलेक्शन के लिए अभी से ही इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया है। साबिक सूबाई वजीर MPA शहीद अकबर खान नवानी ने यहाँ पे सोशल मीडिया से और बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सूबाई वजीर और MPA शहीद अकबर खान नवानी। उनसे जानते हैं कि सर कौन कौन से हलकों से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे। इलेक्शन तो अभी से ही जो है वो उसकी बुनियाद आपने रख दी इलेक्शन मुहिम की। बहुत मेहरबानी खान साहब, मैं मशकूर हूँ कि आप हर मौके पे कोई हमेशा और अवामी राय को सामने लाने की कोशिश करते हैं। हम पूरे ज़िले का इलेक्शन लड़ते हैं, 2 कौमी हैं और 4 सूबाई की है। खुद भी लड़ते हैं और अपने ग्रुप के साथ भी लड़ते हैं। तो इंशाल्लाह पूरे ज़िले का इलेक्शन लड़ेंगे और जैसे पहले लड़ते हैं। और पब्लिक के लिए क्या मैसेज होगा और मुखालफिन के लिए क्या होगा। पब्लिक के लिए यही मेरा मैसेज है कि हमें उनके सियासी बसीरत पे ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे पहले वो हमेशा जब भी फेयर इलेक्शन हुए उन्होंने निवानियों के हक में फैसला दिया है। और मुखालफों के लिए यही है कि जो आपने 2 इलेक्शन लोगों के और किसी और के कंधों पे लड़े हैं, अब आपको अपने पांव पे खड़े होकर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, जो आपके लिए मुश्किल होगा। अब जो है आने वाला इलेक्शन मुखालफिन के लिए बहुत बड़ा मुश्किल इलेक्शन होगा, क्योंकि अब हम मैदान में फिर से उतर चुके हैं और पूरे जिला में अपने उम्मीदवार जो हैं कौमी असम्बली पे और पंजाब असम्बली के उम्मीदवार हैं। जी असलम बलोच, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अब खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं सैयद मोहसिन रजा नकवी ने बतौर निगरान वजीर आला जिम्मेदारियां संभाल ली। साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख तारिक रशीद का कहना है कि मोहसिन नकवी का इंतखाब बेहतरीन है। आपको आगाह कर रहे हैं सैयद मोहसिन रजा नकवी ने बतौर निगरान वजीर आला जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख तारिक रशीद का कहना है कि मोहसिन नकवी का इंतखाब बेहतरीन है। अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं सैयद मोहसिन रजा नकवी ने बतौर निगरान वजीर आला जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख तारिक रशीद का कहना है कि मोहसिन नकवी का इंतखाब ही बेहतरीन इंतखाब है। उनका कहना है कि सैयद मोहसिन रजा नकवी ने बतौर निगरान वजीर आला जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, जिस पर मोहसिन नकवी का इंतखाब ही बेहतरीन इंतखाब माना जाता है। आपको बता रहे हैं सैयद मोहसिन रजा नकवी ने बतौर निगरान वजीर आला जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख तारिक रशीद का कहना है कि मोहसिन नकवी का इंतखाब बेहतरीन है। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। जी आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल सैयद मोहसिन रजा नकवी वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं और इसके बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से मोहसिन नकवी के इंतखाब को जो है वो कानूनी और आइनी तौर पर जो है वो एक बेहतरीन इंतखाब भी करार दिया जा रहा है। और इस वक्त डिविजनल जनरल सेक्रेटरी और साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख तारिक रशीद हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। शेख साहब, कैसे देखते हैं कि सैयद मोहसिन रजा नकवी की जो तकर्रुरी है इसको आप किस तरह देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो तकर्रुरी हुई है ये मैं समझता हूँ कि ये एक आइनी एक तकर्रुरी है और इस पे किसी को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। और ये इलेक्शन कमीशन ने उस शख्स को नामजद किया है कि जो इसके अहल भी था और आइनी तरीके से वो इसका वो पाबंद भी थे इसको करने में। और बाकी इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि ये जो शख्सियत है ये साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में अपना पूरा किरदार अदा करेंगी। और जो पिछले आपने देखा है कि 4 साल में जो पंजाब का जो नक्शा जो हुलिया बिगाड़ दिया है, पहले बुज़दार साहब ने बिगाड़ दिया था, फिर रही सही कसर परवेज इलाही साहब ने उसकी जो है वो बिगाड़ दी है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये जो शख्सियत आई है कि ये पूरे अपना किरदार अदा करते हुए इसको बेहतर से बेहतर पंजाब की शक्ल को करेगी। और इसमें PTI के जो इमरान खान साहब हैं उनकी जो तनकीद है इन पे वो बेजा तनकीद है और वो उनकी आदत बन गई है तनकीद करना। कोई भी सही चीज़ हो रही हो उन्होंने तनकीद करनी है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो खैर खा है वो सिर्फ मैं ही हूँ और कोई इस मुल्क को ठीक ही नहीं कर सकता और कोई इसका हमदर्द है ही नहीं। ये उनके एक दिमाग में एक जो है फतूर है और मैं समझता हूँ कि वो जो है वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में जितना उनका किरदार है कभी भी तारीख में ऐसा नहीं हुआ होगा कि जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है वो जो है सारी नस्लें उसको सारी उम्र अदा करती रहेंगी।
और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं कि इस मुल्क में जब मियां नवाज शरीफ आएंगे तो ये मुल्क फिर दोबारा तरक्की की तरफ जाएगा और सब हालात पहले की तरह फिर ठीक हो जाएंगे। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख तारिक रशीद का कहना है कि सैयद मोहसिन रजा नकवी की तकर्री जो है वो आइन के मुताबिक हुई, और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि वो तमाम नामों में से बेहतरीन इंतखाब था। साथ साथ उनका ये भी कहना। और अब खबर शामिल करते हैं गंदम की कीमत के हवाले से। गंदम की कीमत में एक बार फिर इजाफा। बहावलनगर में सरकारी और मार्केट के रेट में 2300 रुपये का फर्क। सरकारी रेट 2200 रुपये, मार्केट में 4500 रुपये फी मन में फरोख्त। गंदम की बढ़ती कीमत की वजह से आटे की कीमत में इजाफे का इम्कान। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कासिम अली शेख से। के दौर में महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। अगर हम बात करें गंदम की तो गंदम की कीमत जो है वो सरकारी रेट 2200 है, लेकिन आम मार्केट में, ओपन मार्केट में इस वक्त 4300 से 4500 रुपए तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से आटा जो है मजीद महंगा होगा, रोटी महंगी होगी, नान महंगा होगा, जिसकी वजह से शहरी जो पहले ही परेशान थे इस महंगाई की वजह से मजीद जो है उनकी जिंदगियों में मुश्किलात का सामना होगा। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ गल्ला मंडी में, कुछ शहरियों से बात कर लें। आप बताइएगा जी आज जो गंदम लेने आए क्या रेट में मिल रही है? आज जी गंदम का रेट है 4300 रुपए। तो पिछले हफ्ते जब गंदम का रेट मैं गंदम लेने आया तो 3200 रुपए फी मन थी, तो इस वक्त है 4200 रुपए या 4300 रुपए गालबन। तो अब मैं परेशान खड़ा हूँ कि गंदम लें, बच्चों की फीसें अदा करें, बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए जो है वो कुछ कोशिश करें या क्या करें। तो मैं हुकाम बाला से यही गुजारिश करूंगा कि गंदम के रेट को काइंडली इस पर आप जो है ना वो एक कमेटी तश्कील दें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और जो है प्रोविंशियल लेवल पे भी। अच्छा ये बताइए कि मार्केट में कभी गए को रोटी खरीदी, आटा मजीद महंगा होगा? डेफिनेटली, क्यों नहीं। सुबह शाम अब नान 25 रुपए का एक नान मिल रहा है। तो जिस खानदान के 5 बच्चे हैं, अगर वो 5 बच्चों को सुबह की नाश्ते में 5 नान भी दे तो कांट इमेजिन कितना वो उसको बेयर करना पड़ेगा। तो इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि हुकाम बाला जो हैं इस पर नोटिस लें इस चीज़ का, और जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतों को जो है ना वो कंट्रोल किया जाए। जी बिल्कुल, अशियाए खुर्दोनोश की जो कीमतें उसे कम किए जाए। तो ये थे भावनगर के शहरी जिनका कहना है कि गंदम की कीमत जो मुसलसल बढ़ रही है जिसकी वजह से आटा मजीद महंगा, जब आटा मजीद महंगा होगा तो फिर जो है नान रोटी की कीमत में भी इजाफा होगा। पहले ही जो है वो आटा गंदम शहरियों की पहुँच से दूर था, इसमें हालिया जो इजाफा गंदम की कीमत मजीद बढ़ रही है। कासिम अली शेख बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब बात करते हैं आटा बहरान के हवाले से। चौक सरवर शहीद में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटे में बहरान के बाइस रोटी और नान की कीमतों में मुसलसल इजाफा। रोटी 18 से 20 रुपए जबकि नान 30 रुपए तक फरोख्त होने लगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी उमर से। जी बताइएगा कि जो शहरी हैं उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चौक सरवर शहीद में, जहाँ पर मुल्क भर में जो कि आटे का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तहसील चौक सरवर शहीद में भी आटे का बहरान जो कि शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अगर बात की जाए आटे के थैले के रेट की तो 15 किलो का थैला जो कि 2000 से जो है वो 2100 से तजावत कर चुका है। रोटी की कीमत की बात की जाए तो 20 रुपये में फरोख्त की जा रही है। अगर रोगनी नान के हवाले से बात की जाए तो वो भी जो है वो 20 से 25 रुपये फरोख्त किया जा रहा है। मैं गरीब जो शहरी है वो जाए तो कहाँ जाए, इसी हवाले से मेरे साथ होटल मालिक मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी महंगाई पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सूरत हाल है? महंगाई पे यही कहना चाहेंगे कि हमारे आटे का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। 2100 रुपये में गट्टू मिल रहा है 15 किलो का, जिसकी वजह से रोटी का रेट बढ़ाना हमारी मजबूरी है। अखराजात नहीं पूरे होते। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि आटे के रेट पर काबू पाया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने होटल मालिक की बात सुनी कि आटे के रेट पर जो है वो कंट्रोल किया जाए। 15 किलो का थैला जो कि 2100 रुपये में जो वो खरीद करना पड़ता है, तो रोटी आटे के रेट को कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आवाम को सस्ते आटे की फ्राहमी का मिशन। महकमा खुराक सस्ते आटे के थैलों की फ्राहमी के लिए मुतहरिक। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर डॉक्टर मोहम्मद फारूक का कहना है कि जिला बहावलपुर में वाफर आटा मौजूद है। रोजाना 40,000 सस्ते आटे के थैले फ्राहम किए जा रहे हैं। इसी बारे में मजीद जानते हैं रजा मलिक से। जी बिल्कुल, निगरान वजीर आला सैयद मोहसिन नकवी की तरफ से खसूसी हिदायत के बाद फूड डिपार्टमेंट जो है वो आटे की वाफिर फराहमी के हवाले से जो है वो मुतालिक हो चुका है। सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। जिला बहावलपुर में 40,000 से ज्यादा थैले जो हैं वो फराहम किए जा रही हैं और सस्ता आटा जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। इस हवाले से गंदम स्टॉक करने वाली फ्लोर मिल्स के खिलाफ भी जो है वो क्रैकडाउन किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फारूक साहब। फारूक साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त, कितना थैले दे रही हैं और क्या आटे की प्रेजेंट सूरत हाल क्या है?
हम तकरीबन 40,000 बैग दे रहे हैं मार्केट में और सेल पॉइंट्स पे। ज़्यादातर हमारा फोकस सेल पॉइंट्स पे है, वहाँ पे आवाम को वाफर मकदार में आटा मिल रहा है। सरे दस्त आटे की कोई मसला नहीं है, ना कोई किल्लत है, और लेने वाले ख़रीदार दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और आटा वाफर मकदार में मौजूद है। अच्छा, कितनी फ्लोर मिल्स के खिलाफ जो है वो अब तक कार्रवाई हो चुकी है और कितने मजमूई तौर पर जुर्माने किए जा चुके हैं फ्लोर मिल्स को खिलाफ वर्जियों पर? हमने कोई 235 के करीब हमने फ्लोर मिल्स को एक्शन किए हैं, जिसमें हमने 1,80,00,000 के करीब जुर्माना किया और करीब 12 से 14,000 हमने सेविंग किया। मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स को कोटा बंद किया है। इसके अलावा होल्डिंग के खिलाफ भी हम FIR और प्रॉपर जुर्माने कर रहे हैं। हम हर तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसी भी डिस्क्रिपेंसी या खिलाफ वर्जी को हम बर्दाश्त नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, जो रूल ऑफ लॉ है वो उसकी रिट जो है वो कायम रखी जाएगी। इस हवाले से निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी की वाज़ेह हिदायत जो हैं वो फूड डिपार्टमेंट को मौसूल हो चुकी हैं कि गंदम का जो स्टॉक करने वाले उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जो सस्ता आटा है वो तमाम शहरियों को वाफिर मकदार में मौजूद हो। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस का अहसन इकदाम। सादिकाबाद के मुख्तलिफ चौक और सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात। मजीद जानते हैं मलिक जावेद अनवर से। बिल्कुल, DPO और हिंजार खान अख्तर फारूक की हिदायत पर जो है सादिकाबाद में ट्रैफिक पुलिस भी जो है मुतारिक होगी है। कम उम्र ड्राइविंग और बिला लाइसेंस और बिला नंबर प्लेट के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जारी किया। इस वक्त ट्रैफिक इंचार्ज सादिकाबाद हमारे साथ मौजूद है। भाई बताइएगा रोजाना कितने चालान किए जा रहे हैं और DPO साहब की क्या हिदायत है? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारे DPO साहब का विजन है कि हादसात मोहल्ली को वो चाहे गैर मोहल्ली को उन पे जो है वो कबल अज़ वक्त जो है वो काबू पाया जाए, तो उसका बेहतर हल यही है कि हम लोगों ने जो है वो क्रैकडाउन का आगाज़ किया है। अंडर एज बच्चों के खिलाफ, जो कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिलें चलाते हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ किया। मोटरसाइकिल बंद करते हैं, उसके बाद चलान करते हैं, उनके वालिदैन को बुलाते हैं, उन्हें हिदायत करते हैं, बयान हल्फी लेते हैं उनके वालिदैन से कि ये बच्चा जो है वो आइंदा मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा। तो फिर हम जो है वो उनके वालिदैन के हैंड ओवर करते हैं बाइक्स। उसके अलावा जो है वो बगैर लाइसेंस ट्रैक्टर ट्रालियाँ, ट्रक ट्राले, बड़ी हैवी व्हीकल्स जितने भी हैं बगैर रूट परमिट, फिटनेस वगैरह, इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते हैं, चलान्स करते हैं। और इसके अलावा जितनी भी ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ हैं उनकी बैक लाइट्स और रिफ्लेक्टर लाइट्स, बैक लाइट्स, इनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ किया हुआ है। जैसा कि अगले दिन भी हादसा हुआ था तो अल्लाह ताला ने करम किया, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो है वो इस तरह का कोई बड़ा हादसा पेश होने से पहले जो है हम इस पर कंट्रोल करें, इसलिए हमने जो है उसके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ किया है। इंशाल्लाह अभी हमने 4 ट्रालियाँ जो हैं वो बंद की हैं चलान करके थाने में, तो इंशाल्लाह ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी रहेंगी इसी तरह। जी बिल्कुल, क्या कहना है कि अगर रोड पे सफ़र करना है तो कानून की पासदारी करनी होगी। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। जनूबी पंजाब के अवाम के लिए खुशखबरी। रेलवे की जानिब से ग्रीन लाइन ट्रेन 27 जनवरी को मारगला से कराची तक चलाई जाएगी। DS रेलवे मुल्तान डिवीजन हमाद हसन मिर्जा का कहना है कि ग्रीन लाइन ट्रेन चीन से दरामद शुदा नई कोचेस पर मुश्तमिल हो गई, जिसमें तमाम तर सहूलियात मुयस्सर होंगी। मजीद जानते हैं राना बिलाल से। जी बिल्कुल, रेलवे मुल्तान डिवीज़न और डिवीज़नल सुप्रिटेंडेंट हमाद हसन मिर्ज़ा मुल्तान डिवीज़न की जो काविशें हैं वो रंग ले आई हैं। खानेवाल और इसके साथ बहावलपुर की आवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। रेलवे की जानिब से खानेवाल और बहावलपुर की आवाम के लिए ग्रीन लाइन ट्रेन जो है वो चलाई जा रही है। जल्दी ये ट्रेन चला दी जाएगी। ये ट्रेन जो है चीन से दरामदशुदा नई कोचेस पर मुश्तमिल होगी और इस हवाले से आज तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ DS रेलवे मुल्तान डिवीज़न हमाद हसन मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं ये ट्रेन कब चलाई जा रही है और मुल्तान की आवाम के लिए क्या सहूलत होगी इस ट्रेन में और क्या जदीद सर ये क्या कहेंगे इस हवाले से। इसमें लंच भी दिया जा रहा है, नाश्ता भी दिया जा रहा है और डिनर भी दिया जा रहा है और इसके साथ साथ एक चीन से ये कोचेस दरामद करवाई गई हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें जी सबसे पहली बात तो मैं जनूबी पंजाब के अवाम और ख़ास तौर पे 2 अजला जिसमें भावलपुर और खानेवाल शामिल हैं उनके अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये 2 स्टॉप इसके हुआ करेंगे खानेवाल में और भावलपुर में। तो ये अवाम इधर से डायरेक्ट ये अच्छी फ़र्स्ट क्लास सर्विस लेके कराची की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं और कराची से वापस ट्रैवल करते हुए इस्लामाबाद तक, मारगला तक जा सकते हैं। इसमें तमाम जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं जिसमें आप समझ लें कि आपको बेडिंग मिलेगी, साफ़ पानी के डिस्पेंसर्स मिलेंगे, फिर इसके अलावा आपको वाईफाई की सहूलियात मुयस्सर होंगी,
फिर इसके अलावा आपको बेडिंग की सहूलत मैसर होगी, इसके अलावा यूटिलिटी किट आपको दी जाएगी। तमाम मुसाफिरों की आसाइश का ख्याल रखते हुए इसको चलाया जा रहा है और खाना भी दिया जाएगा जो टाइम आ गया। अगर डिनर का टाइम है तो डिनर दिया जाएगा, वेलकम टी वगैरह दी जाएगी। सस्ती और सफरी सहूलियात के लिए मुल्तान डिवीज़न की जो काविशें हैं जनूबी ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। इसके 2 बड़े स्टॉप्स होंगे जिसमें खानेवाल और बहावलपुर है और इनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि ये ट्रेन जल्द चला दी जाएगी। जी राना बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। जनवरी के आखिरी हफ्ते में मौसमी शिद्दत से फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। गंदम की उगती काश्त में सट्टे खुलने के दौरान कोहरे से नुकसान का अंदेशा है। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अली रियाज से। जी अली, बताइएगा काश्तकारों को महकमा ज़राअत की तरफ से कोई हिदायत जारी की गई हैं या नहीं? जी बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान में जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला की तरह खासतौर पर अगर बात की जाए, जनवरी का जो आखिरी हफ्ता है यानी कि 21-22 तारीख से लेकर 30 जनवरी तक बताया जा रहा है, महकमा मौसम जानब से पेशन भी की गई है कि मौसम जो है खासा सर्द और खुश रहेगा। तमाम तर मौसम शिद्दत में जो खास तौर पर हमारी फसलें हैं जिसमें गंदम सर फहरिस्त है, गंदम के साथ साथ अगर बात की जाए तो नर्सरियों में क्या सूरत है तफसीलात जानते हैं कि काश्तकार क्या इकदाम करें। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर मेरे साथ मौजूद है राना अब्बास साहब से। जी बताएगा कि काश्तकारों को इस मौसमी सूरत हाल से बचाव के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, जहाँ तक गंदम की बात है, गंदम के लिए आम तौर पर जो कोरा है उसकी टिलरिंग स्टेज पे जो कि 60 दिन तक की फसल है उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। उससे उसकी टिलर ज़्यादा बनते हैं जिसकी वजह से उसकी छिट्टे ज़्यादा निकलते हैं जिससे पैदावार पे बहुत अच्छे असरात आते हैं। जहाँ तक मैं बात करता हूँ कि जी इस वक्त गंदम की कौन सी स्टेज है, इस वक्त गंदम की जो स्टेज है आने वाले 10 दिनों के अंदर बूटिंग स्टेज आने वाली है। बूटिंग वो स्टेज है जिसमें फ्लैग लीफ जो टॉप वाला लीफ होता है उसके अंदर सिट्टा लिपटा हुआ होता है और वो बाहर निकलने के लिए तैयार होता है। इस स्टेज पे कोरा जो है वो इंतहाई नुकसानदेह भी हो सकता है। कुछ लोगों ने जो ज़रूरत से ज़्यादा गेती लगाई थी वहाँ पर उनके लिए कुछ मसाइल हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल गंदम हमारी क्योंकि बहुत अच्छी क्रॉप इस वक्त खड़ी है तो उसमें हमें कोई मायूसी की भी ज़रूरत नहीं है और ये चीज़ें फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं। नर्सरियों के लिए जो फार्मर्स हैं जो जिनकी नर्सरी है वो क्या इकदाम करें मौसमी शिद्दत से बचाने के लिए पौधों को, छोटे पौधों को? रात को हम धुआं करें, धुएं के लिए हम छोटे छोटे गड्ढे बना लें और उसमें कोई जो भी कचरा मचरा मिलता है उसको सुलगा दें और उसके साथ ही धुआं जो है वो 8-9 फुट के ऊपर एक लेयर डेवलप करता है जिसकी वजह से वहाँ पर कोहरे के असरात कम आते हैं। तो ये एक याद रहे कि धुआं करना रात को 10 बजे के बाद है जिस वक्त हवा बंद हो जाए। अगर हवा चलती है और शाम को आपने प्लेन एरिया पे या प्लेन ज़मीन पे अगर धुआं किया तो वो वहाँ पर आग जलने के साथ ही जल्दी ख़त्म भी हो जाता है और दूसरा ये है कि हवा चल रही हो तो वो वहाँ पर ठहरता नहीं है। इस मौसम में यूरिया खाद ना दी जाए ताकि उसको गंदम की फसल की जो लंबाई है वो जो सिट्टे की पौधे की लंबाई है वो कम रहे ताकि वो दीगर मौसमी असरात से महफूज रहे। जी अली रियाज, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मौसम बहार को खुशामदीद कहने की तैयारियां। सेक्रेटरी हाउसिंग मोहम्मद आसिफ चौधरी इन एक्शन PHA मुल्तान को टास्क सौंप दिया गया। 40 के करीब नर्सरियों में जश्न बहारा के लिए पनीरियां लगाने का अमल शुरू कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, मौसम बहार की बात करते चलें तो मौसम बहार को वेलकम करने के लिए जो PHA है वो इन एक्शन जो है वो दिखाई देते हैं और सेक्रेटरी हाउसिंग जो है वो इस वक्त किला कोयना कासिम बाग पर जो है वो पहुंची हैं जहां पर मौसम बहार को वेलकम करने के लिए जो पनीरियां हैं वो भी लगा दी गई हैं और इसके साथ साथ बहार को वेलकम किया जा रहा है। सर क्या कहेंगे, आप आए हैं, देखें सिर्फ एक पार्क नहीं बल्कि जनूबी पंजाब भर के अगर तमाम पार्क की बात की जाए तो उनकी क्या सूरत हाल देख रहे हैं, किस तरह से वेलकम करने जा रहे हैं? इस दफ़ा ये वेन्यू हम चेंज कर रहे हैं, पहले ईदगाह चौक वगैरह में होता था, अब इधर करेंगे इस साल ना किला कोना पार्क में। ये पीछे आप देख रहे हैं कि पनीरी लगाई है मैरीगोल्ड की और पटूनिया की। ये सीजनल प्लांट्स हैं, सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं रादर। ये मार्च में फुल ब्लूम में होंगे इंशाल्लाह। तो आपको पता है जिस तरह अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं मोस्टली 15 अप्रैल तक या 20 अप्रैल तक ये चलती रहती हैं एक्टिविटीज़ स्प्रिंग फेस्टिवल की। तो ये भरपूर तैयारियां हो रही हैं, भरपूर तैयारियां जो है वो जारी हैं। DG भी हमारे साथ ही मौजूद हैं PHA के। सर क्या कहेंगे आप, क्योंकि गमलों का अगर बात की जाए तो उनका तरीक़ाकार क्या है वो भी थोड़ा सा वज़ा कीजिएगा और मार्च के बाद अप्रैल में जो है वो हम आगाज़ करने जा रहे हैं।
हमारे जो भी फेस्टिवल होते हैं वो बिल्कुल हमारे कहीं से हम ये फ्लावर पॉट वगैरह परचेज़ नहीं करते, ये हमारे अपने होते हैं, ये हमारे अपने गार्डनर्स और हमने अपना जो स्टाफ और अमला है उसकी अंत तक मेहनत का और केयर का नतीजा होता है। जैसे सेक्रेटरी साहब ने फरमाया कि ये हमें सेक्रेटरी ये ब्लूम होंगे ये मार्च के एंड तक, और ये जो स्प्रिंग फेस्टिवल होगा हमारा, ये इसमें इस तरह की ये एक नहीं, हमारी इस तरह की 40 के करीब जो नर्सरीज हैं डिफरेंट प्लेसेस पे जो हमने ये इस तरह की पनीरी लगाई हुई है, तो फिर वो सारा हम डिस्प्ले पे ले जाएंगे डिफरेंट काइंड्स के जो जितने भी फ्लावर्स होंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जश्न बहार को वेलकम करने के लिए और इसके साथ साथ बहार को वेलकम करने के लिए ज़िली इंतज़ामिया के साथ साथ जो PHA है वो इन एक्शन दिखाई देते हैं। उनके इस हवाले से ये कहने के 40 के करीब जो है वो पॉइंट्स बनाए गए हैं जिन पर पनीर। जी वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। बावलपुर में ADC हेडक्वार्टर समीरा रब्बानी की ज़ेर सदारत ज़राई अमूर बारे इजलास। ADC समीरा रब्बानी की काश्तकारों और ज़मींदारों को जदीद ज़राई अलूम से आगाह करने की हिदायत। आपको आगाह कर रहे हैं, बहावलपुर में ADC हेडक्वार्टर समीरा रब्बानी की ज़ेर सदारत ज़राई अमूर बारे इजलास किया गया है। ADC समीरा रब्बानी की काश्तकारों और ज़मींदारों को जदीद ज़राई अलूम से आगाह करने की हिदायत है। जनूबी पंजाब के पहले 11 मंजिला कमर्शियल अरीना मॉल की कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से जारी। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी बताइएगा कि काम की नौयत कहां तक पहुंची है? जी, अरीना मॉल बहावलपुर में पहली 11 मंजिला कमर्शियल इमारत है जो कि तामीर हो रही है और जदीद खतूत पर इस्तवार होते हुए ये तामीर की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कमर्शियल बेसिस पे यही होता है कि कहां पे अपने पैसे को लगाया जाए जो सेफ हो और कहां पर उसकी इन्वेस्टमेंट के साथ हमें अर्निंग भी हो, पैसा भी सेफ रहे, अर्निंग भी हो। इस हवाले से अरीना मॉल में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, आप इस हवाले से जरा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने अरीना मॉल में अपनी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है और मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत ही सेफ और साउंड है और मैंने इसमें शॉप्स और फ्लैट्स ये मुख्तलिफ जो ना इसमें चीज़ें बुक कराई हैं और वो उससे मुझे खातिर खा इजाफा मुनाफा मिला है और अभी भी मेरी इन्वेस्टमेंट बड़ी सेफ है। और मैं आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप अपनी सेफ और साउंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए, तो आप अरीना मॉल के अंदर इन्वेस्ट करें। और ये बिल्कुल वर्थ वाली मतलब है कि कंपनी है, अल अहमद के थ्रू मैंने मतलब ये कराई हुई है और वाली कंपनी है। सर मुझे बताइएगा क्यों लोग इन्वेस्टमेंट करें अरीना मॉल में, ऐसी क्या खास बात है? बहुत सारे प्रोजेक्ट है शहर में, अरीना मॉल पे लोग क्यों आए? वैसे तो बहुत सारी रीजंस हैं इसकी, लेकिन मैं उसमें से चंद जो है ना आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि इट इज़ सिचुएटेड ऑन द मेन रोड, ये मेन रेलवे रोड के ऊपर वाक़े है। और अगर आप जब भी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो लोकेशन की आती है। तो अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये मेन रेलवे रोड पर जो उनसे ना वाक़े है। और अगर दूसरी बात मैं इसकी क्रेडिबिलिटी की करूँ तो इसके पीछे जो डेवलपर है अल अहमद बिल्डर्स एंड रियल एस्टेट, उनकी ऑलरेडी मार्केट के अंदर काफ़ी क्रेडिबिलिटी है, बिकॉज वो पहले भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मार्केट कहाँ तक पहुँच गया? बड़ा अरसा हो गया, तामीर नहीं हो रहा है। नहीं, ये एक्चुअली जो है ना इसके कुछ फेजेस होते हैं। अभी हमने फेज 1 जो है ना कंप्लीट किया है। जी, अभी आप सुन रहे थे कैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बेहतर है, इन्वेस्टमेंट करना, और कैसे वो इन्वेस्टमेंट भी सेफ है और आपको रेंट की सूरत में एक हेल्दी हैंडसम अर्निंग भी शुरू हो जाती है। तमाम डिटेल आप सुन रहे थे। जी महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब खबर शामिल करते हैं महकमा तालीम के अहसन इक़दाम के हवाले से। तलबा की अच्छी सेहत के लिए गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी लाजिम व मलजूम। महकमा तालीम का अहसन इक़दाम, सरकारी स्कूलों में सारा साल खेलों के मुकाबले होंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खेलों का शेड्यूल जारी कर दिया। आपको बता रहे हैं तलबा की अच्छी सेहत के लिए गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी लाजिम व मलजूम करार दे दी गई हैं। महकमा तालीम का अहसन इक़दाम सामने आया है। सरकारी स्कूलों में सारा साल खेलों के मुकाबले होंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खेलों का शेड्यूल जारी कर दिया है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की वुमेन फुटबॉल टीम चैंपियन बनने को है तैयार। ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटीज़ वुमेन फुटबॉल टूर्नामेंट में BZU से वुमेन स्क्वाड की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। मजीद अपडेट करेंगे शकील सुल्तान। जी, फुटबॉल स्पोर्ट्स की बात की जाए तो उस हवाले से बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की टीम भी बड़ी भरपूर तैयारी करते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटीज़ फुटबॉल टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसके हवाले से यूनिवर्सिटी ने BZU ने भी अपनी टीम तैयार की है। आज उस टीम को सपोर्ट करने के लिए सदर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मियां जावेद कुरैशी साहब हमारे मौजूद हैं। सर, टीम को क्या सहूलियात दे रहे हैं आप यहाँ के स्टूडेंट्स को? ये पिछले साल भी इस्लामाबाद में गई थी
सारे बच्चे, मैं भी साथ गया था खेलने के लिए, तीसरी पोजीशन उन्होंने ली थी। अब ये माशाल्लाह कराची जा रही हैं, कराची में पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी होंगी इंशाल्लाह। हम इन बच्चों से उम्मीद रखेंगे और उनका कोच जो अफजल न्याज साहब का, उनसे इंशाल्लाह ये उम्मीद रखेंगे कि इंशाल्लाह ये बच्चे जिस तरह पिछले साल तीसरी पोजीशन पे आई थी, इंशाल्लाह इस साल पहली पोजीशन में आएंगी। तो मैं यही कहूँगा कि हम इसलिए ग्राउंड में आए हैं सारे स्पोर्ट्समैन इकट्ठे होकर, और हम इस्लामाबाद भी गए थे इनके बच्चियों के साथ, तो इनको इंशाल्लाह तीसरी पोजीशन जितवा के आए थे। अब इन बच्चियों से उम्मीद रखेंगे इंशाल्लाह ये बच्चियाँ जाएंगी कराची, इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगी, क्योंकि जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। पुरुमीन है कि बच्चियां पहले की तरह इस दफ़ा भी चैंपियन बनेंगी। हमारे साथ प्लेयर्स मौजूद हैं, कितनी तैयारी की आप लोगों ने, कितने पुरुमीन हैं? जी, हमने 15 से 20 दिन का कैंप लिया हुआ है। हमारे जो सर हैं, कोच हमारे सर अफजल न्याजी हैं, पिछले साल भी इन्होंने हमें कोचिंग की थी हमारी, तो इन्होंने हमें बहुत सी मतलब तैयारी करवाई थी, फुटबॉल की टेक्निक्स वगैरह हर चीज़ सिखाई थी। तो पिछले साल ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ में से हम 3rd हुए थे, ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे, और इंशाल्लाह इस दफ़ा हम फर्स्ट के लिए लड़ेंगे ताकि गोल्ड होके आए। फुटबॉल एसोसिएशन की जानब से भी भरपूर सपोर्ट है, बच्चियों की तैयारी भी भरपूर तरीके से करवाई गई है। आगे टूर्नामेंट में पाकिस्तान से तमाम यूनिवर्सिटी शिरकत कर रही हैं। बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी मुल्तान से भी तलबा की टीम तैयार की गई है, विमेन टीम तैयार की गई है जो अपना हिस्सा लेगी, और बहुत ज़्यादा